तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पे। दोस्तों आज आपका 21 अगस्त 2024 बिहार पुलिस का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। इसमें हमें जितने क्वेश्चन मिले हैं तब तक हम आप लोगों को बता देते हैं, जिससे आप लोग अपना मिलान कर लीजिए कितने क्वेश्चन आपने सही किया है। और जो भी क्वेश्चन बचे हैं उसका हम आगे वीडियो बना करके आपको ज़रूर बताएंगे, आप लोग परेशान ना होइएगा। और इसमें हमने मिक्सअप क्वेश्चन बताए हैं, जितने हर ज़िले के जितने जितने क्वेश्चन मिले हमने मिक्सअप वीडियो बनाया है। आप लोगों को पता होगा कि हर ज़िले का क्वेश्चन थोड़ा मोड़ा डिफरेंट हो रहा है, इसलिए आप लोग परेशान ना हो और अपना क्वेश्चन का मिलान करें कितना क्वेश्चन आपने सही किया है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और इसमें हमें जितने क्वेश्चन मिले हम आपको बताएंगे, और फिर से बता दें कि जितने क्वेश्चन बचे हैं उसको हम आगे लगभग एक आध घंटे बाद और एक वीडियो बना करके आपको ज़रूर बताएंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन है आज का वो ये है कि चेंचू जनजाति का संबंध भारत के किस राज्य से है। यानी आपका चेंचू एक जनजाति है, उसका संबंध भारत के किस राज्य से है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो चेंचू जनजाति का संबंध है वो भारत में आंध्र प्रदेश से, यानी जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा आंध्र प्रदेश। यानी कि जिस भी ऑप्शन में आपका आंध्र प्रदेश होगा वो आपका सही उत्तर होगा। यानी चेंचू जनजाति का संबंध भारत के किस राज्य से है, तो आंध्र प्रदेश से। दूसरा क्वेश्चन है डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान भारत में किस राज्य में है। तो इसको आप डायरेक्टली समझ सकते हैं, डिब्रूगढ़ जो है असम में है, तो आपका डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान भारत में किस राज्य में है, तो आपका असम इसका आंसर आपको डायरेक्टली पता चलेगा। डिब्रूगढ़ से संबंधित इसको आप जोड़ लेंगे तो डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा कि असम में है। तीसरा क्वेश्चन है बिहार में डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। यानी जो डॉल्फिन अभ्यारण्य है वो बिहार में कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो बिहार में डॉल्फिन अभ्यारण्य है वो विक्रमशिला, यानी विक्रमशिला एक जगह है वहाँ पर स्थित है, और ये कहाँ पर है, भागलपुर में। यानी विक्रमशिला भागलपुर में आपका बिहार में डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है। चौथा क्वेश्चन है रबड़ की खेती के लिए आवश्यक तापमान है। यानी कि आपका रबड़ की खेती के लिए आवश्यक तापमान क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा 25 से 34 डिग्री सेल्सियस। यानी रबड़ की खेती के लिए आवश्यक तापमान जो आपका होगा वो 25 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। पांचवा क्वेश्चन भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था। यानी भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त आपके थे वो सुकुमार सेन थे। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में सुकुमार सेन दिया था वो आपका सही होगा। यानी भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, आपके सुकुमार सेन थे। छठा क्वेश्चन है बिहार में सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जिला है। यानी बिहार में वो कौन सा जिला है जहाँ का सबसे कम शिशु लिंगानुपात है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो वैशाली आपका बिहार का वो जिला है जहाँ पर शिशु लिंगानुपात जो है सबसे न्यूनतम है। यानी बिहार में जितने भी जिले हैं उसमें से सबसे कम शिशु लिंगानुपात आपका कहाँ का है, वैशाली का है। यानी कि सही उत्तर जो आपका होगा वो होगा वैशाली। सातवां क्वेश्चन आपसे पूछा था राष्ट्रीय गान गाने में कितना समय निर्धारित है। यानी राष्ट्रीय गान के लिए जो गाया जाता है राष्ट्रीय गान, उसके लिए समय कितना निर्धारित किया गया है कि उसको उतने समय में ख़त्म करना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो ये बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था, क्योंकि आप अगर पहली दूसरी कक्षा से पढ़ते हैं तो आपको ये बताया जाता है राष्ट्रगान गाने के लिए आपका 52 सेकेंड का समय निर्धारित किया गया है। तो ये मान के चलिए आप सभी ने ये क्वेश्चन को सही किया होगा। इसका जो सही उत्तर होगा आपका 52 सेकेंड होगा। यानी राष्ट्रगान को गाने के लिए 52 सेकेंड का समय निर्धारित किया गया है। अगला क्वेश्चन है बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है। यानी बिहार में राष्ट्रपति शासन अब तक कितनी बार लग चुका है, जब से मुख्यमंत्री पद का आयुक्त किया गया था तब से लेकर के अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, तो टोटल 8 बार। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 8 बार दिया होगा वो आपका सही उत्तर होगा। यानी अब तक बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अगला क्वेश्चन था बिहार में कितने ऐसा जिला है जहां लिंगानुपात पुरुष से अधिक है। यानी महिला का लिंगानुपात पुरुष से अधिक है, ये क्वेश्चन पूछा था। तो एक ही जिला ऐसा है जहां लिंगानुपात पुरुष से अधिक है, जहां गोपालगंज है, और वो 1021 है। अगला यानी कि 10वां क्वेश्चन पूछा था डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। यानी आपका डीएनए जो है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो ये भी मान के चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने 9वीं कक्षा से ही पढ़ा होगा डीएनए का फुल फॉर्म। तो आपका डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यानी आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड दिया होगा वो आपका सही उत्तर होगा। अगला यानी कि 11वां क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। यानी आपका जो विश्व जनसंख्या दिवस है वो किस तारीख को मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो विश्व जनसंख्या दिवस है वो आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। यानी जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा 11 जुलाई। यानी आपका विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग इसे 11 जुलाई को कर लेंगे। 12वां क्वेश्चन था आपका साइंस से
कि पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है, यानी पृथ्वी का जो पलायन वेग है उसका मान से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा था। ये भी आप 9वीं 10वीं 11वीं कक्षा सब में पढ़ते आ रहे होंगे पृथ्वी का पलायन वेग से। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए लगभग इजी ही था। अगर जिन लोगों ने 9वीं 10वीं कक्षा में अच्छे से पढ़ाई की होगी तो उनके लिए इजी क्वेश्चन था। पृथ्वी का पलायन वेग आपका 11.02 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 11.02 किलोमीटर पर सेकेंड दिया होगा वो आपका सही होगा। यानी आपका पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, 11.02 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है WTO में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं। यानी जो आपका WTO वर्ल्ड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसमें वर्तमान में सदस्य कितने देश हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो WTO में सदस्य देश हैं वर्तमान में वो 164 हैं। 14वां क्वेश्चन था वर्षा जल का pH मान कितना होता है। यानी कि आपका वर्षा का जो जल होता है उसका pH मान कितना होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो वर्षा जल का pH मान होता है वो आपका कितना होता है, 7 से कम। यानी जो आपका सही उत्तर होगा 7 से कम होगा। 15वां क्वेश्चन है पटना का प्राचीन नाम क्या है। यानी पटना जो है उसका प्राचीन नाम क्या था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। जो पटना का प्राचीन नाम था वो आपका पाटलिपुत्र था। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में पाटलिपुत्र दिया होगा वो आपका सही आंसर होगा। यानी आपका पटना का प्राचीन नाम क्या था, पाटलिपुत्र था। अगला यानी कि 16वां क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। यानी कि आपका विद्युत बल्ब जो होता है उसका तंतु किस धातु का बना होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो विद्युत बल्ब जो होता है उसका तंतु आपका टंगस्टन धातु होता है उसका बना होता है। यानी आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा टंगस्टन, ये आपका सही उत्तर होगा। यानी विद्युत बल्ब का तंतु जो है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। अगला यानी कि 17वां क्वेश्चन था वो परमाणु परीक्षण थे सदा। यानी कि 1998 में परमाणु परीक्षण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। यानी 1998 में जो परमाणु परीक्षण हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो 1998 में परमाणु परीक्षण हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री आपके कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। यानी आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन था बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन थे। यानी आपका जो बिहार है उसमें आज़ादी के बाद से प्रथम राज्यपाल कौन थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा जयराम दास दौलत राम। यानी जयराम दास दौलत राम जी जो थे वो बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। 19वां क्वेश्चन है कोसी नदी की लंबाई कितनी है। इस बार देखिए कोसी नदी की लंबाई पूछा है, नहीं तो हर बार पूछता है बिहार के शोक किस नदी को कहा जाता है। तो आप सबको पता होगा कि बिहार का जो शोक कहा जाता है वो किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को। और इस बार इस नदी की लंबाई पूछा है। तो इसकी लंबाई जो है हर किताबों में थोड़ा मोड़ा डिफरेंट देता है, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में 720 दिया होगा तो ये आपका सही होगा। 720 किलोमीटर जो है कोसी नदी की लंबाई होती है, नहीं तो हर किताबों में थोड़ा मोड़ा डिफरेंट दिया रहता है। अगला यानी कि 20वां क्वेश्चन है ककोलत जल प्रपात की ऊंचाई कितनी है। यानी ककोलत जल प्रपात जो है उसकी ऊंचाई कितनी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो उसकी ऊंचाई 150 से 160 फीट है जो कि आपके बिहार में स्थित है। 21वां क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन आपके 13वें क्वेश्चन में हमने बताया था वो WTO में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, 164 है। अब WTO से ही संबंधित क्वेश्चन है कि WTO का गठन कब हुआ था। यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का गठन किस वर्ष हुआ था, ये आपसे पूछा था। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का गठन जो है 1 जनवरी 1995 हुआ था। यानी आपका जो सही ऑप्शन होगा, जिस भी ऑप्शन में आपका 1 जनवरी 1995 दिया होगा वो आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है लाल पान की बेगम के लेखक कौन है। यानी लाल पान की बेगम जो आपका है उसके लेखक कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। हिंदी से संबंधित क्वेश्चन था आपका। ये जो है लाल पान की बेगम का जो लेखक है वो आपके फणीश्वर नाथ रेणु हैं। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में फणीश्वर नाथ रेणु दिया होगा वो आपका सही उत्तर होगा। अगला यानी कि 23वां क्वेश्चन है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में। यानी राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है यानी राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है, उस प्रक्रिया का किस अनुच्छेद में उल्लेख है, ये आपसे पूछा है। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा अनुच्छेद 61। यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 61 में आती है। अगला यानी कि 24वां क्वेश्चन है 1929 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। यानी 1929 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उस समय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। यानी 1929 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका जो सही उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे 1929 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अगला यानी कि 25वां क्वेश्चन है भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। यानी भगवान जो बुद्ध थे जिसे गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं उनके बचपन का नाम क्या था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था।
तो भगवान बुद्ध के गौतम का नाम, माफ़ करिए, बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ गौतम था, यानी आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा सिद्धार्थ गौतम। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे आपके भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनका जन्म कब हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म है वो 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 3 दिसंबर 1884 दिया होगा वो आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन था, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में, यानी आपका मौलिक कर्तव्य जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो मौलिक कर्तव्य जो आपका है वो अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है। अगला यानी कि 28वां क्वेश्चन था, लोकसभा में वर्तमान में कितने सदस्य, यानी कि लोकसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी, यानी सदस्यों की संख्या आपसे पूछा था कितनी है, सदस्यों की संख्या कितनी है। तो लोकसभा में वर्तमान में सदस्यों की जो संख्या है आपका 543 होगा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 543 दिया होगा वो आपका सही होगा। यानी लोकसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 543 है। 29वां क्वेश्चन है, आर्टिकल 80 का संबंध किससे, यानी आर्टिकल जो आपका 80 है उसका संबंध किस चीज़ से, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आर्टिकल 80 का संबंध है वो आपका राज्यसभा से, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में राज्यसभा दिया होगा वो आपका सही होगा। एक क्वेश्चन मुद्रास्फीति से पूछा था, लेकिन ये पूरा क्वेश्चन हमें नहीं पता चल पाया था, इसलिए हमने इसको काट दिया है। अगर इसको आपको पूरा क्वेश्चन याद हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, जिसका अगले वीडियो में हम आपको आंसर जरूर बता पाएँ। 30वां क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा गरीबी वाला राज्य कौन सा है, यानी सबसे ज़्यादा गरीबी किस राज्य में है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो सबसे ज़्यादा गरीबी वाला राज्य है आपका वो कौन सा है, बिहार है, यानी इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बिहार। 31वां क्वेश्चन है, सांबर झील किस राज्य में है, यानी जो सांबर झील है वो किस राज्य में स्थित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो सांबर झील है वो राजस्थान में, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में राजस्थान दिया होगा वो आपका सही होगा। 32वां क्वेश्चन है, विष्णुपद मंदिर किस राज्य में स्थित है, यानी विष्णुपद जो मंदिर है इससे क्वेश्चन संबंधित है, पीछे के भी दिनों के एग्जाम में पूछा गया था और फिर से ये क्वेश्चन रिपीटेड रहा है, इसलिए हमने कहा है कि आप लोग क्वेश्चन जरूर भेजिए, जिनका आगे एग्जाम है उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होते हैं, क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो होते हैं वो आगे आने वाले दिनों में शिफ्टों में रिपीटेड होते रहते हैं। विष्णुपद मंदिर जो है आपका किस राज्य में है, बिहार में। कहाँ स्थित है, गया बिहार, यानी गया में, जो बिहार में गया है वहाँ पर विष्णुपद मंदिर है। अगला यानी कि 33वां क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय का अनुमान किसने लगाया था। तो भारत में सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय का अनुमान जो है दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। 34वां क्वेश्चन, डेयरी मत्स्य पालन किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो जो डेयरी मत्स्य कृषि पालन है वो आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें जितने क्वेश्चन हमको मिले थे उसका एनालिसिस हमने आपको करा दिया है, और अभी जितने क्वेश्चन बचे हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, हम भी प्रयास करेंगे कि आप लोग जितने क्वेश्चन भेजें उनका हम आपको एनालिसिस करा पाएँ, जिससे आप लोग अपना मिलान कर सकें कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है।